बांग्लादेश के लोगों के लिए कहावत इस समय बिल्कुल फिट बैठती है। जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी में छेद करने को तैयार है। बांग्लादेश जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आज बांग्लादेश अस्तित्व में आया हुआ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय भारत को जाता है और भारतीय सेना को जाता है। भारत ने बांग्लादेश को पैरों के ऊपर खड़ा किया है, लेकिन आज इसी के लोग भारत के ऊपर हमला करने की हमको धमकी दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथी और घटिया लोगों ने अब अखंड बांग्लादेश बनाने का सपना देखना स्टार्ट कर दिया है और अब भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पिक्चर आप इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जोरों से वायरल हो रही है और बांग्लादेश के लोग इसको शेयर कर रहे हैं। भारत से नफरत के चलते अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश आर्मी को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को रिजाइन करवा दिया, सेम उसी तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये भारत के काफी सारे हिस्से के ऊपर कब्जा करके अखंड बांग्लादेश बनाएंगे। अखंड वैसे एक हिंदी का वर्ड है, ये इसको बोल रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश। और ये पिक्चर बांग्लादेश की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वायरल हो रही है। वायरल पिक्चर में जो एरिया ग्रीन कलर का है, बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि उसको वो भारत से छीन लेंगे। एंड इनके मुताबिक ये भारत के वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इवन अरुणाचल प्रदेश को भी भारत से छीनकर अखंड बांग्लादेश यानी कि ग्रेटर बांग्लादेश में ला लेंगे। इनका कहना है कि धीरे धीरे इन लोगों की आबादी और बढ़ेगी, समय के साथ ये और ताकतवर होंगे और फिर ये भारत से ये सारा एरिया छीन लेंगे। यानी कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो चाइना से नहीं हुआ, अब ये काम बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग करेंगे। ये वही बांग्लादेश है जिसको पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए भारतीय सेना के 1400 से भी ज्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 4 से 5000 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एंड इसके लिए भारत को धन्यवाद कैसा बोलना, ये लोग अब भारत के हिस्से कोई अखंड बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारत इनका दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी हुई है। इसके साथ ही खबर आ रही है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत में अपना पहला इंटरव्यू दे दिया है। अब ऑब्वियस है कि ये इंटरव्यू बिना भारत सरकार की परमिशन के तो हुआ नहीं होगा, जिसका मतलब है कि शेख हसीना अब लंबे समय तक भारत में ही रहने वाली हैं और मोदी सरकार ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स को शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट जारी की है, उसमें उन्होंने वही रिपीट किया है कि अगर वो अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए परमिशन दे देती, आइलैंड दे देती, तो अभी भी बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के पद के ऊपर होती। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में ज्यादा लोगों की मौतें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी। मेरी अवामी लीग पार्टी फिर से खड़ी होगी और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उसको लेकर भी शेख हसीना ने दुख जताया। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के जो वहाँ पर स्टूडेंट लीडर्स हैं, जिन्होंने 7-8 महीने पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था और इतने लंबे समय से चला रहे थे, उन्होंने फैसला किया है कि अब वो भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एंटर होंगे। मेन ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन स्टूडेंट लीडर्स मांग कर रहे हैं कि उनके पास इस समय कोई पार्टी नहीं है, न ही कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फंड्स या प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, इसलिए उनको कुछ हफ्तों का समय चाहिए। इस समय बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल चल रहा है और 4 गुट अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहला है बांग्लादेश आर्मी, दूसरा है बांग्लादेश की मेन ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तीसरा है जमात इस्लामी और कट्टरपंथी संगठनों का और चौथा है स्टूडेंट लीडर्स का। और ये चारों कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद जो नई सरकार बनेगी उसमें इनकी भी हिस्सेदारी हो और वो हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर पूरी तरह से सेफ रहे। अगली अपडेट आ रही है भारत के 2 फाइटर जेट प्रोग्राम्स को लेकर, जो कि ऑलरेडी काफी लेट चल रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामन सर और इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर, ये दोनों भी प्रेजेंट थे। इस मीटिंग में जब इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ से सवाल किया कि तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स एमका उनको कब मिल पाएंगे और वो कब डेवलपमेंट की स्टेज से मास प्रोडक्शन की स्टेज में एंटर होंगे, इसके रिप्लाई में डीआरडीओ ने कुछ टाइमलाइन दी है। अब ऑब्वियस है कि इंडियन एयरफोर्स को भी अपनी फ्लीट मेंटेन करनी है एंड आगे के प्लान्स और प्रोक्योरमेंट उसी के अकॉर्डिंग करनी है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स का सवाल करना लाजमी है। अब जो ये मीटिंग हुई है, इसमें डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने इंडियन एयरफोर्स को बताया कि अभी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग साल 2029 तक तेजस मार्क 2 टेस्टिंग और ट्रायल्स फेज में रहेगा और साल 2029 में तेजस मार्क 2 की मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट का एमका प्रोग्राम है, उसके ट्रायल्स चलेंगे 2035 तक और वो मास प्रोडक्शन में एंटर होगा साल 2035 में। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने बताया कि अभी की स्पीड से पहले तेजस मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा साल 2029 में और उसके बाद पहला एमका स्टेल्थ फाइटर जेट मिलेगा 2035 में। अब देखा जाए तो वहाँ पर दूसरी तरफ चाइना ने ऑलरेडी 2 स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिए हैं और साल 2035 तक तो चाइना अपना 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लेगा। लिटरली हम स्टेल्थ फाइटर जेट्स के मामले में दुनिया से बहुत ही पीछे चल रहे हैं। इस समय दुनिया की 16 देशों की एयरफोर्स में एक स्टेल्थ फाइटर जेट उनकी फ्लीट में ऑलरेडी कमीशन्ड है और 2-3 देशों ने
F-35 के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, उनके पास भी 1-2 साल में वो आ जाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अभी भी 11 साल तक वेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमें किसी दूसरे देश से 5th जनरेशन का स्टैल्थ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है मालदीव से। पिछले कल विदेश मंत्री जयशंकर सर का मालदीव में लास्ट डेट था एंड पिछले कल भी मालदीव्स को भारत की सरकार की तरफ से कई सारे तोहफे दिए गए। पिछले कल जयशंकर सर ने मालदीव्स में अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डिटोर लिंक ब्रिज को इनॉग्रेट किया, जो कि भारत की मदद से बनाए गए हैं। इसके साथ ही मालदीव्स की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत मालदीव्स के 1000 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग देगा। इन सब की अकोमोडेशन, फूड, ट्रेनिंग, इन सब के ऊपर जो खर्चा आएगा वो भारत की सरकार ही पे करेगी। आई होप कि इतने सारे फंड्स मिलने के बाद भी मालदीव से एक बार फिर चाइना के साथ ना मिल जाए या फिर चाइना की गोद में जाकर ना बैठ जाए, वरना ये सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगली अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल भारत के काफी सारे लोग इस समय रशियन आर्मी में फंसे हैं और वो लगातार भारत सरकार से वापस आने के लिए मदद मांग रहे हैं, लेकिन रशियन आर्मी ने अभी तक उनको रिलीज नहीं किया है। इसके अलावा 13 भारतीय अभी तक रशियन आर्मी के लिए लड़ते लड़ते मारे जा चुके हैं और अभी भी 69 भारतीय रशियन आर्मी में फंसे हैं जिन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है। अब जो ये पूरा मुद्दा है, इसको भारत के ओपोजिशन पार्टीज ने संसद में भी उठाया है और साथ में भारत की मीडिया में भी ये काफी वायरल हो रहा है, जिसके कारण रशिया को भी काफी बैड पब्लिसिटी मिल रही थी। इसी के चलते अब रशिया सामने आया है और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट में रशिया की एम्बेसी ने कहा है कि हमें इंडिया की मीडिया से इस मसले के ऊपर कमेंट करने के लिए काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। हम कहना चाहते हैं कि भारत के इन लोगों ने वॉलंटरली, यानी कि बिना किसी दबाव के, अपनी खुद की इच्छा से रशियन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रशियन आर्मी को ज्वाइन किया था। हालांकि हम इन सबको जल्दी से रिलीज करने के प्रयास कर रहे हैं। रशियन एम्बेसी ने इसके आगे कहा कि इंडियन नेशनल्स को रिक्रूट करने के लिए रशिया ने कभी भी कोई झूठे या फिर फ्रॉड कैंपेन्स कभी नहीं चलाए और इस साल अप्रैल महीने के बाद से ही हमने भारत के नेशनल्स को, यानी कि भारतीय लोगों को, रशियन आर्मी में रिक्रूट करना बंद कर दिया है। ये कहना है रशिया का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है उन देशों को लेकर जहां से सबसे ज्यादा लोग देश छोड़कर इमिग्रेंट्स बन के दूसरे देशों में जा रहे हैं। दरअसल एक लिस्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि साल 2023 में कौन कौन से देश के नागरिक देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होने चले गए थे, यानी आउट इमिग्रेशन कौन कौन से देशों में सबसे ज्यादा हो रही है। इस लिस्ट में टॉप के ऊपर है पाकिस्तान। पिछले साल 2023 में पाकिस्तान के 16,20,000 लोगों ने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर माइग्रेट किया था। सेकंड के ऊपर है अफ्रीकन देश सूडान और 2023 में सूडान के 13,50,000 लोगों ने देश छोड़कर चले गए थे। थर्ड नंबर के ऊपर इस लिस्ट में है भारत और पिछले साल 2023 में भारत से 9,79,000 लोगों ने देश छोड़कर माइग्रेट करके किसी दूसरे देश में चले गए थे। फोर्थ के ऊपर है चाइना और चाइना के 5,68,000 लोगों ने देश छोड़कर किसी और देश में माइग्रेट कर लिया था। फिफ्थ के ऊपर बांग्लादेश के भी 5,50,000 लोगों ने 2023 में देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर माइग्रेट किया था। सिक्स्थ के ऊपर नेपाल के 4,10,000, सेवंथ के ऊपर टर्की के 3,18,000, एट्थ के ऊपर 3 लाख यूक्रेन के लोग, उसके बाद नाइन्थ के ऊपर ब्राजील के 2,40,000 और 10th के ऊपर फिलीपींस के 1,64,000 लोगों ने अपना देश छोड़कर दुनिया के किसी और देश में जाकर माइग्रेट कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।